नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले जानेंगे उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोला। उसके बाद हम जानेंगे कि बिहार में दुलार चंद यादव पर खुलेआम अनंत सिंह क्या बोल गए। क्या मोकामा की घटना का एनडीए के चुनावी नतीजों पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं अगली खबर में हम जानेंगे कि क्या सिर्फ 26 सेकंड में खत्म हो गया एनडीए का मैनिफेस्टो। आखिर विपक्ष क्यों बोला कि बीजेपी के नेता मीडिया से डरे हुए हैं। वहीं बिहार में बुलडोजर पर योगी आदित्यनाथ क्या बोल गए जिससे हर तरफ बवाल मच गया। तो बात सबसे पहली खबर की, जो कि दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली दंगों के आरोपियों जिनमें गुलफिशा, फातिमा, उमर खालिद और शर्जील इमाम शामिल हैं, उनकी जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी और महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आरोपी गुलफिशा फातिमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर दिया कि उनके मुवक्किल पिछले 5 साल 5 महीने से जेल में बंद हैं, जबकि पिंजरा तोड़ ग्रुप जिनमें उनके साथ के अन्य आरोपियों जिसमें देवांगना और नताशा को जमानत मिल चुकी है। सिंघवी ने कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने में सरकारी पक्ष की ओर से बहुत बार देरी हो चुकी है और ये एक असाधारण देरी थी और अभी तक आरोप भी तय नहीं हो पाए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि गुलफिशा उन धरना स्थलों पर मौजूद थी जहां हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी ओर उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जिस समय दिल्ली में दंगे हुए उस समय खालिद दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे और उन्हें किसी भी हिंसात्मक घटना से जोड़ने वाला कोई भी फिजिकल एविडेंस या हथियार बरामद ही नहीं हुआ। शर्जील इमाम के वकील ने भी यही बात दोहराई कि शर्जील इमाम 5 साल 9 महीने से जेल में हैं और अभियोजन पक्ष ने जांच पूरी करने में बहुत समय ले लिया है, जिससे उनके मुवक्किल को अनावश्यक रूप से हिरासत में रहना पड़ रहा है। कोर्ट ने इन दलीलों को सुना और मामले की अब अगली सुनवाई 3 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है। वहीं से पहले एक खबर सामने आई थी कि दिल्ली पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया है और इस संबंध में उन्होंने एक हलफनामा कोर्ट में पेश करते हुए अपना स्टैंड ही बदल डाला। यानी अब तक जिस स्टैंड के आधार पर दिल्ली पुलिस केस लड़ रही थी और जो अब उनका स्टैंड है वो बिल्कुल अलग है। दिल्ली पुलिस की ओर से ये कहा गया कि जो ये अपराध किया गया है इसमें जो आरोपी है उनकी तरफ से जानबूझकर ये सारी चीजें की गई हैं और साथ ही साथ में ये पूरी कोशिश सरकार को बदलने की गई थी और पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये तमाम बातें कोर्ट के अंदर हलफनामे में दायर की गई हैं। बहरहाल अब देखा जाएगा कि 3 नवंबर की सुनवाई में क्या कुछ होता है। अब बात अगली खबर, जो कि मोकामा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। बिहार के मोकामा में 30 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव को मार दिया गया और गाड़ी से उन्हें कुचल दिया गया। इस मामले में 2 बड़े अपडेट सामने आए हैं। घटना के समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ये वीडियो बाहुबली नेता अनंत सिंह और दूसरे उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के समर्थकों के बीच हुई झड़प का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो बना रहे लोग अनंत सिंह के समर्थक बताए जा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि पीयूष के समर्थकों ने लाठियों से उनके काफिले पर हमला किया। वीडियो में लोग भागते, गाड़ियों के टूटते हुए सारी चीजें इसमें दिख रही। मृतक दुलार चंद यादव के परिवार ने सीधे तौर पर अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि एक साजिश है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवार ने न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि यह हमला आरजेडी की उम्मीदवार वीणा देवी के पति और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की साजिश का हिस्सा था। अनंत सिंह ने कहा कि जब उनका काफिला जा रहा था तो दूसरे उम्मीदवार के समर्थक मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जब उनके काफिले की कुछ गाड़ियां पीछे रह गई तो सूरजभान सिंह के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और दुलार चंद यादव पर भी हमला हुआ। दुलार चंद यादव का शव पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, वहीं जिसके मद्देनजर अस्पताल की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इन पूरे मामले को लेकर अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद अनंत सिंह पर काफी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के इस मामले के बाद क्या बिहार के अंदर जो है एनडीए के लिए चुनाव में काफी सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल आप लोग अनंत सिंह का वो वीडियो भी एक बार सुनिए। रास्ता हम देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई कुछ मांग रहा है, हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया।
उसको ऊपर मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हमने 40 गाड़ी आगू थे, उसमें कहा पंजाब को लंगड़ी में पहन लिया था, रेलवे का रोड़ा रख लिया था, एकदम भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में इससे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्टा में रख लिया था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है ऊपर। कब ये घटना हुई? घटना क्या हुआ? कब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम हो निकल गया, काम बचा तो चूड़े रहे गड़िया 10 के चूड़ दिया। आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ इसमें तो था, तो हमारे लाख तो हो गया। 10 गाड़ी के जो पाछू बता रहे हैं 10 को छोड़ दिया, छोड़ दिया कि वही बिगड़ दिया। इसके अलावा जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। मोकामा के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि दोनों गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो बाहुबली छवि के कहलाते हैं? मोकामा के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए कहेंगे कि मैं जो जनसुराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जनसुराज ने ये विकल्प जनता को दिया है, सिर्फ मोकामा में नहीं दिया है, बिहार के बहुतेरे ऐसे क्षेत्र में जहां यहाँ से बालू माफिया, शराब माफिया, बड़े नेताओं के बच्चे भ्रष्टाचारी लड़ रहे हैं, उनके सामने स्वच्छ लोगों का एक विकल्प दिया गया है। अब बिहार की जनता पर है कि वो स्वच्छ लोगों को चुनती है या फिर वही पुराने भ्रष्टाचारियों को, बाहुबलियों को चुनती है। अब बात अगली खबर की, जो कि नीतीश कुमार और बिहार के अंदर एनडीए के घोषणा पत्र से जुड़ी हुई है। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बड़े बड़े वादे और दावे किए गए। हालांकि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खबर वादे नहीं थी, बल्कि सीएम नीतीश कुमार का चौंकाने वाला रवैया था। सीएम नीतीश कुमार घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम में आए, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही वहां पर रुके। उन्होंने ना कोई भाषण दिया, ना घोषणा पत्र पर कुछ कहा, बस फोटो खिंचाई और चलते बने। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अकेले ही वादे पर डाले। ये घटनाक्रम काफी कुछ इशारा कर रहा था, क्योंकि इससे एक दिन पहले वो पीएम मोदी की रैली में भी शामिल नहीं हुए थे और उनका ये व्यवहार कहीं ना कहीं गठबंधन के भीतर की दरार और मतभेद की ओर इशारा कर रहा है। घोषणा पत्र के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन इसमें 3 बड़े वादे किए गए, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर में ये वादे 20 साल में पूरे क्यों नहीं हो पाए। और इस घोषणा पत्र के अंदर जो कुछ वादे किए गए उनमें से कुछ ये था: 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार के अवसर, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र रहेगा शामिल। उसमें हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, जिसमें सालाना 1 लाख से अधिक कमाने वाली महिलाएं और व्यवसाय के लिए 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा। और तीसरा जो बड़ा वादा था वो था अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 10 लाख की सहायता और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन। ये तमाम बातें आज के इस घोषणा पत्र के अंदर कही गई। बहरहाल इस घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। कि आज जो 7 सेकंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर,
सर ने तो 26 सेकंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। वो 7 सेकंड का जो फोटो शूट आउट था उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यही है कि मैं जैसा पहले कहा करता था कि नीतीश जी को जब से एनडीए में वो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से, अमित शाह जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो भी नीति निर्धारित की जा रही है, खास करके बिहार को एक मजदूर सप्लाई स्टेट के रूप में रखने का जो साजिश है, राजनीतिक साजिश है, उसको आप सभी देख रहे हैं। मुझे तो प्रेस के मित्रों से भी मैं माफी मांगता हूं कि इस तरह का आप लोगों के साथ भी किसी ने आज तक अत्याचार नहीं किया होगा। आज जो हुआ, वो लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं माफी मांगता हूं उन लोगों के बदले, बिहार का होने के नाते। जैसा अशोक गहलोत साहब ने कहा कि हम लोगों ने भी 2 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया था, तो हम लोगों के जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उन्होंने संकल्प पत्र को पढ़ा था आपके सामने। आज अपेक्षा किया जा रहा था कि आज कम से कम नीतीश जी को इतना फ्रीडम दिया जाएगा वहां आपके सामने कि वो कुछ कह सकें, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो भी बिहार और बिहारियों के साथ अपमान है भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा, भारतीय जनता और एनडीए के नेतृत्व के द्वारा। आज संकल्प पत्र पढ़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के द्वारा, और इससे साफ ये संकेत है बिहारी मतदाताओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, कि वो केवल उनको उनका चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश हो रही है। असल में जो खेल है वो 14 तारीख के बाद होने वाला है। और जो प्रधानमंत्री जी का कल का आपने वीडियो अगर देखा होगा कि नया बिहार बनाने का जो संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो पीछे से राजपाट कर रही है, वो अपना मुख्यमंत्री आगे करके और नीतीश जी को किनारे करने की कोशिश है, जनता दल यू नेतृत्व को पीछे ढकेलने की कोशिश है। और कमोबेश यही स्थिति जो एनडीए के बाकी के नेता हैं, बाकी के जो उनके मित्र दल हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है। अब बात अगली खबर की। अब बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार का मौसम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आज कांग्रेस और आरजेडी को फिर एक बार निशाने पर लिया और कांग्रेस आरजेडी को लेकर कई बयान भी दिए। साथ ही साथ में बिहार के विकास की बात को छोड़कर वो पूरे भाषण के अंदर राम मंदिर, जंगल राज, परिवारवाद, बुलडोजर जैसी बातें कहते हुए नजर आए थे। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को राम मंदिर विरोधी भी बता डाला और बहुत सी बातें इस दौरान उन्होंने कही। वहीं दूसरी ओर आज योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी में माफियाओं का बुलडोजर से कचूमर निकालकर जहन्नुम तक भेज दिया जाएगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत से एक से बढ़कर एक बयान दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज जो ये लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को ये सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। याद, उत्तर प्रदेश के अंदर और पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है।
इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे, रोजगार को छीनने का कार्य करेंगे और अन्नदाता किसानों की खुशहाली को ये लोग हर हाल में रौंदने का कार्य करेंगे। इनको किसी भी स्थिति में आने नहीं देना है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।